नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, ये अभी आगे आने वाले हमारे कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे कि एनएलसी है फिर वाइजेक का एग्ज़ाम होना है और यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम होना है। तो इन सब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनके आने का चांस बहुत कम है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्सेस राइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड द मोशन ऑफ पार्ट्स। तो देखिए, इसमें कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन है और स्टडी ऑफ इनर्शिया, तो ये काइनेटिक्स की स्टडी को इसकी स्टडी को काइनेटिक्स में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। और फिर काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग रिलेटिव मोशंस की स्टडी करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू। तो रिलेटिव मोशन की अगर स्टडी करें तो उसको काइनेमेटिक्स बोला जाएगा। फिर मैकेनिज्म क्या है, देखिए मैकेनिज्म एक मशीन का ही पार्ट होता है जिसमें कि हम एक इनपुट देते हैं तो हमको एक डिफिनिट आउटपुट मिलता है जिसका कि यूज़ हम मशीन्स में करते हैं। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड द स्टडी ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो अगर इसमें फोर्सेस लग रहे हैं तो ये थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंडर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई, रिलेटिव मोशन भी आ गया, इनर्शिया भी आ गया, मशीन मैकेनिज्म सारी चीज़ें आ गई। तो ये हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में इसकी स्टडी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉज गवर्निंग द फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई सरफेस आर करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है अपना कि द फ्रिक्शन फोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। सपोज करिए अगर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को ये रखा हुआ है किसी सरफेस पे, ये ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज के टेबल पे रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का कुछ वेट होगा तो वेट डाउनवर्ड लगेगा mg। और एक इसका रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये वेट नीचे लगाएगी तो ये जो जमीन है ये भी एक रिएक्शन लगाएगी, तो रिएक्शन अपवर्ड होगा। अगर हम इसको n बोलते हैं तो यहाँ टोटल रिएक्शन अगर अपवर्ड लग रहा है और इसको हम अगर n बोलते हैं तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स, सपोज करिए कि अभी यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 है, लेकिन अगर हम बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो ये जो सरफेस है ये इसको अपोज करेगा, उसके मूवमेंट को, और इसको हम निकालते हैं म्यू इंटू एन से। जो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे डिपेंड करता है। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है म्यू और एन पे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, तो ये सही है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन था, तो इसमें जो म्यू वाला पार्ट है, तो म्यू वाला पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक किससे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है मटेरियल के सरफेस से, कि जो ये सरफेस है अपना वो कैसे उसकी रफनेस है, कैसे अगर ऐसी रफनेस है मतलब किस तरीके का रफनेस है, कितना स्मूथ है कितना रफ है, ये चीज़ डिफाइन करता है। फिर ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा स्टेटमेंट है द फ्रिक्शन फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये भी सही है क्योंकि एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसका हो जाएगा ए। फिर है अंडर लोगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशन आर। तो देखिए, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशंस आर, तो इसमें एम्पलीट्यूड कैसा होता है, तो इसका एक रेशियो होता है। जैसे अगर सपोज करिए अपनी कोई बॉडी है, सपोज करिए पेंडुलम है, तो पेंडुलम पहली बार यहाँ तक उसका मूवमेंट रहा, लेकिन जब दूसरी बार ये यहाँ जाएगा, फिर अगर ये इधर आता है तो मतलब दूसरी बार ये इतना मूवमेंट यहाँ तक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हमको
रेजिस्टेंस मिला इसके मूवमेंट में, एयर का रेजिस्टेंस है और बाकी तरह का रेजिस्टेंस है। तो दूसरी बार सपोज करिए यहाँ यहाँ तक इसको मिला, तो पहली बार का अगर अपना एम्पलीट्यूड था ए नॉट और दूसरी बार का था A1, तो इसका जो रेशियो होता है तो ए नॉट अपॉन A1 ये रेशियो और फिर A1 अपॉन A2 ये रेशियो इक्वल रहते हैं। तो इसी तरह ये चलता जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू A2, तो A1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए नॉट और A2। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड्स थे तो ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर है पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके पहले अपने को थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ इसको रब कर देते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहता है। फिर तो इसमें सिंपल पेंडुलम में अपने को क्या करना है कि पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो जैसे करिए हम एक पेंडुलम लेते हैं, तो इसका सपोज करिए थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसमें इसका वेट mg नीचे साइड लगेगा और ये डिस्टेंस सपोज करिए इसकी डिस्टेंस l है। तो हम इसमें टॉर्क मेथड लगा के इसको फाइंड करते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस mg इंटू ये डिस्टेंस, इस पॉइंट के बाद हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा mg इंटू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू थीटा, और आई की वैल्यू हो जाएगी ml स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू द अटैच मास है। तो ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस mg इंटू एल थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो मिल जाएगा अपने को ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट mg एल अपॉन ml स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर अंडर रूट g अपॉन एल, ये हो गया ओमेगा। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन एल। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ए नंबर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ टू बॉडीज वन लाइट एंड अदर हैवी हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जीज विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम। तो देखिए अगर हमारे पास एक बॉडी m1 है जो कि सपोज करिए ग्रेटर देन m2 है और इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो हम v1 अपॉन v2 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट m2 अपॉन m1। फिर मोमेंटम निकालना है अपने को। तो सपोज करिए 1 का मोमेंटम m1 v1 है और 2 का मोमेंटम m2 v2 है। तो दोनों का रेशियो देख लेते हैं क्या है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट m2 अपॉन m1। तो m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट m2 अपॉन m1। ये वैल्यू जाके हुई अंडर रूट m1 अपॉन m2 की, और चूंकि m1 बड़ा है m2 से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1। तो हमको क्या पता चला कि जो मास ज़्यादा था उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो विच वन हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम, ये न्यूमरेटर में था ग्रेटर मास वाला और इसका मोमेंटम ग्रेटर देन 1, मतलब हैवी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है। फिर द ऑस्किलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो एक पार्टिकल है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है, इतना है। फिर t इज द टाइम इन सेकेंड, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये कॉस और साइन के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब वो
वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन मोशन को दर्शाता है। तो सपोज करिए इसको हम एक पेंडुलम के हिसाब से लेते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग से एक मास अटैच है, तो इसमें हमको टाइम निकालना है कि जब वो मैक्सिमम मूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम पोजीशन। तो देखिए पेंडुलम कैसे मूव करेगा, ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, फिर रिटर्न हो करके इधर से इधर जाएगा। तो इस तरीके का कुछ मोशन रहता है। हमको ये निकालना है कि जैसे मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना उसको टाइम लगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3 cos 0.25 पाई इंटू टी। तो देखिए x इज इक्वल्स टू, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जो x नॉट है, x नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सपोज करिए कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच गया, मतलब कि 3 इज इक्वल्स टू 3 कॉस ऑफ 0.25 पाई टी। तो 3 से 3 कट गया, मतलब कॉस 0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0.25 टी। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब टी इज इक्वल्स टू 0। फिर हम सपोज करते हैं कि मेन पोजीशन पे है, तो चूंकि मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 3 है, तो मेन पोजीशन पे पेंडुलम आएगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मेन पोजीशन को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है। तो 0 इज इक्वल्स टू 3 कॉस ऑफ 0.25 पाई टी। इसको हम इक्वेट करते हैं तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉस ऑफ 0.25 पाई टी। इसमें इसको हम देख लेंगे तो क्या आएगा, फिर अगला 3 उधर साइड जाएगा तो 3 यहाँ नहीं रहेगा। तो जैसे पहले इक्वेशन में ये 3 उधर साइड जाएगा तो 3 यहाँ नहीं रहेगा, 3 फिर तो cos 0.25 पाई टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.25 पाई टी। यहाँ पर हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू आएगी 2। मतलब यहाँ जब था तो अगर वो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था तो उसको यहाँ मेन पोजीशन तक पहुँचने में 2 सेकंड लगा, मतलब टोटल जो डिफरेंस है वो 2 सेकंड का है। फिर पुली एंड बेल्ट ड्राइव एक्ट एज रोलिंग पेयर, क्योंकि पुली बेल्ट के ऊपर रोल होती है, बेल्ट पुली के ऊपर रोल होता है, या कि ऐसा बोले पुली बेल्ट के ऊपर रोल होती है, तो मतलब ये रोलिंग पेयर बना रहे हैं। फिर है एनी पॉइंट ऑन ए लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चैन विल ट्रेस। तो देखिए ये अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करिए कि ये अपने डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है और ये यहाँ स्लाइडर कनेक्ट है, ठीक। तो अगर हम एक स्लाइडर का एक पॉइंट लेते हैं तो ये नीचे जाएगा और ये इधर साइड मूव होगा, तो ये लगभग एक इलिप्स टाइप का फॉर्म करते हैं। इलिप्स वो पॉइंट बनाएगा, इलिप्स ट्रेस करेगा। फिर क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू द, तो देखिए क्रीप कैसे होता है बेल्ट ड्राइव में, अनइवन एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ड्यू टू द वेराइंग टेंशन, ये हो जाएगा। फिर द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द थ्रेड अनबाउंड फ्रॉम द सिलेंडर विल बी, तो देखिए ये एक इन्वोल्यूट का डिफिनेशन ही है कि इन्वोल्यूट प्रोफाइल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज करिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे हमने एक स्ट्रिंग को वाउंड कर रखा है, इसको हमने वाउंड कर रखा है। तो जब ये हम ओपन करेंगे तो जो ये थ्रेड जो प्रोफाइल बनाएगी, तो थ्रेड प्रोफाइल कैसी बनाएगी, लगभग इस तरीके का प्रोफाइल बनाती है। तो इसी को हम इन्वोल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं। ये थ्रेड अनवाउंड करेंगे, खोलेंगे इसको, तो हमको ये इन्वोल्यूट तरीके का प्रोफाइल मिलेगा। फिर है अगला, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मैकेनिज्म शोन बिलो। तो डिग्री ऑफ मैकेनिज्म हमको यहाँ निकालना है। तो देखिए इसमें डिग्री ऑफ मैकेनिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2 इंटू P1 माइनस 1 P2 और माइनस FR। ये रिडंडेंट फ्रेम के लिए है, हायर पेयर के लिए और लोअर पेयर के लिए। इन n नंबर ऑफ लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक्स और लोअर पेयर। यहाँ इन दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई रिडंडेंट नहीं है और कोई हायर पेयर नहीं है।
क्यों? क्योंकि यहाँ सारे स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर हैं जो कि लोअर पेयर में आते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो ये जो बेस है अपना, ये बेस टोटल मिलाकर के बेस हो जाएगा एक लिंक ये हो गया। दूसरा ये स्लाइडर है 2, फिर ये तीसरी लिंक, चौथी लिंक, पांचवी लिंक और छठी लिंक। तो 3 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स देख लेते हैं। तो एक पेयर यहाँ बना, एक ये स्लाइड हो रहा है तो एक पेयर ये बनेगा, और ये यहाँ टर्न भी हो रहा है तो एक पेयर ये, फिर एक पेयर ये बना और एक पेयर ये। यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिंक जुड़ करके तीनों एक साथ जुड़े हैं, मतलब कि जहां पर 3 पेयर बनेंगे वहां 3 पेयर इज इक्वल्स टू 2, टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल्स टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। सो टोटल कितना हो गया अपना? 1 2 3, 3 2 5 और एक 6 और एक 7। तो 2 इंटू 7, ये 5 3 या 15 माइनस 14 कितना बना? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है। फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैम द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक एंड अमिड स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, इसको हम कैसे देखते हैं कि हम इसका एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लेते हैं तो उससे हमको पता चल जाएगा। देखिए कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, पहले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था तो ये स्टार्ट में था, स्टार्टिंग पे था, फिर ड्वेल हुआ, ड्वेल के बाद फॉलोअर रिटर्न नीचे आएगा। तो स्टार्टिंग, फिर ड्वेल, फिर रिटर्न। अगर इसका ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है तो इसका वेलोसिटी कर्व किस तरीके का बनेगा? देखिए, इसके वेलोसिटी कर्व के लिए वेलोसिटी शुरू में स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगी, फिर देखिए यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट होगी तो सिंपल हार्मोनिक इसका मोशन रहेगा और इस मैक्सिमम, फिर ड्वेल के बाद फिर ये इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इसका एक्सेलरेशन प्रोफाइल देखते हैं। एक्सेलरेशन प्रोफाइल इसका किस तरीके का बनेगा? तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर ये घटता हुआ नीचे जाएगा, फिर ऐसा, फिर ड्वेल होगा बीच में, ड्वेल होने के बाद फिर मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद फिर इस तरीके का। देखिए, इसमें वैसे भी कुछ एक साइक्लोइडल मोशन को छोड़ दे तो उसके अलावा किसी में भी एक्सेलरेशन हर में स्टार्टिंग में मैक्सिमम ही रहता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में और एंड में एक्सेलरेशन इसमें मैक्सिमम होगा और मिड में 0। तो ये हमने यहाँ बात की सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये रहा वेलोसिटी और ये इसका एक्सेलरेशन ग्राफ। फिर आगे चलते हैं। ABCD इज ए 4 बार मैकेनिज्म और इन विच AB is equals to 30 centimeter, CD is equals to 45 centimeter. At an instant, both AB and CD are perpendicular to the fixed link, and if velocity of B at the condition is V, then the velocity of C. तो देखिए, यहाँ कैच क्या है कि जब एक फिक्स्ड पोजीशन से 2 लिंक परपेंडिकुलर रहती है तो दोनों का जो वेलोसिटी रहता है, दोनों का वेलोसिटी सेम रहता है। ये हम कैसे इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि अगर हम इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं तो फिक्स्ड पोजीशन को हम एक पॉइंट लेते हैं, फिर वहां से अगर कोई लिंक गई है तो उसके परपेंडिकुलर हम वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से सपोज करिए अगर हम AB लिंक की बात करते हैं तो यहाँ AB लिंक ऐसे परपेंडिकुलर है, तो AB लिंक परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम इस स्केल लेंगे और यहाँ से एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनती है, ठीक। इसी तरह CD अगर है तो CD भी लिंक यहाँ परपेंडिकुलर इसके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। मतलब जो इसका वेलोसिटी होगा V वो सेम होगा, बट इसमें ओमेगा इसका चेंज हो सकता है क्योंकि लिंक की लेंथ अलग अलग है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ CD इज आल्सो V, वेलोसिटी एट पॉइंट C। सो आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर शोन अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द क्रैंक OA रोटेट्स क्लॉकवाइज यूनिफॉर्मली। तो OA रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। फिर यहाँ OA इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो OA 2 सेंटीमीटर है और O डैश 4 सेंटीमीटर है। देन द रेशियो ऑफ टाइम फॉरवर्ड मोशन टू द रिटर्न मोशन। देखिए, इसमें हम रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न क्या होता है? फॉरवर्ड टू रिटर्न, इसके लिए हम इसको करते हैं कि थीटा एट द कटिंग अपॉन थीटा टू द
रिटर्न, ये हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये हमको थीटा चाहिए टोटल, जो कटिंग के टाइम पे टोटल एंगल बना रहा था। तो इसके लिए हमको ये अगर थीटा मिल जाए तो काम हो जाए, तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये थीटा अपने को मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम इसको थीटा माने और ये एक सर्कल बनाता है, तो सर्कल के टेंजेंट जो होगा तो वो 90 बनाएगा, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ये 90 है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका हो गया 2 और हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है 4, तो 2/4 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हुआ 60 डिग्री। तो थीटा 60 है तो टोटल ये वैल्यू कितनी हुई 60, मतलब टोटल वैल्यू हो गई 120। 120 ये हुआ तो ये कितना होगा 240, तो 240/120, तो टाइम ऑफ कटिंग टू द टाइम ऑफ रिटर्न कितना हुआ 2, रेशियो इसका हो गया 2। फिर आगे है पेंटाग्राफ इज ए डिवाइस दैट रिप्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पेंटाग्राफ का काम ही यही है कि ये किसी भी स्केल में दूसरे कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या कि कोई भी मैकेनिज्म बनी हुई है, तो अगर ये ऐसा है तो इसको पेंटाग्राफ लगाएंगे तो इस स्केल में या किसी भी स्केल में उसको बना सकते हैं। तो ये पेंटाग्राफ का काम होता है और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स हो 4। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म सोन बिलो। तो डिग्री ऑफ मैकेनिज्म इसकी कैसे हम निकालेंगे, देखिए डिग्री ऑफ मैकेनिज्म का एक फार्मूला डिग्री इज इक्वल टू 3 × n-1 - 2p1, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक दूसरा फार्मूला भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-2l + 1। तो ये क्या बोलता है, ये फार्मूला बोलता है कि नंबर ऑफ लिंक्स और ये है नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। तो ये हम इसको बताते हैं कैसे होगा, देखिए जैसे कि ये बेस है, तो अगर हम इस लाइन को जोड़ते हैं तो फिर ये अपना टोटल एक लूप बनता है, इसके भीतर एक लूप है। इसमें लिंक्स हम देख लेते हैं, एक लिंक तो ये हो गई, ये दूसरी लिंक, तीसरी लिंक, चौथी लिंक और पांचवी लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक्स माइनस 2 × नंबर ऑफ लूप, लूप कितना है, एक ही लूप यहाँ बन रहा है, तो 2 × लूप + 1। फिर तो कितना हुआ 2 × 1 3 और 5 - 3 2, इसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 2। और यहाँ वैसे भी एक चीज हमको समझ में आ रही कि देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर ए कांस्टेंट आउटपुट। तो यहाँ हमको सीधे एग्जाम इसमें फिगर में भी दिख रहा है कि 2 इनपुट इसमें दिए जा रहे हैं, एक इनपुट इसमें मिल रहा है, एक इनपुट इसमें मिल रहा है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ ड्यूल और ऑफ कैम। एंगल ऑफ ड्यूल इज डिफाइंड एज द एंगल, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ड्यूरिंग विच द फॉलोवर रिटर्न्स टू द इनिशियल। देखिए ड्यूल क्या होता है कि एक स्टार्टिंग में सपोज करिए फॉलोवर अपना मूव कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसका ये मोशन हुआ, फिर स्टार्टिंग टू जब लौटेगा तो उसके बीच का ये ड्यूल पीरियड होता है, ड्यूल पीरियड के बाद फिर ये रिटर्न, ये तो इसमें क्या होगा मूव्ड बाई कैम फ्रॉम द इंस्टेंट द फॉलोवर बिगन्स टू राइज टिल it reaches to the highest position through which the cam rotates during the period in which the follower remains in the highest position। तो follower remains in the highest position और इस टाइम पे कैम अपना रोटेट करता रहेगा, तो वो रोटेशन जिसमें कि फॉलोवर अपने हाईएस्ट पोजीशन पे बना रहे हैं, तो ये ड्यूल होगा। अगला है फिर अपना क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म। तो स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म क्या होता है, स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म एक सिंपल हार्मोनिक मैकेनिज्म है। स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें कि हमको कब मिलेगा, एक जब हम स्लाइडर फिक्स करते हैं, कोई एक भी स्लाइडर आप फिक्स कर दीजिए डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, तो हमको स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म मिलेगी। तो ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द लिंक 4, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर है देखिए इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो अगर हम लिंक 3 को फिक्स करेंगे जो कि 2 स्लाइडर को जोड़ती है, तो लिंक 3 को फिक्स करेंगे तो अपने को मिलेगा ओल्डहम कपलिंग। और ये था इसका स्टैंडर्ड, ये तो मैकेनिज्म वर्जन है। ये
तो इसमें क्या है कि अगर हम ये लिंक फिक्स करेंगे, ये लिंक फिक्स करते हैं तो इसमें हमको मिलेगा ओल्डहम कपलिंग, और एक अगर स्लाइडर, दो में से कोई एक स्लाइडर फिक्स कर देंगे तो मिलेगा स्कोचक मैकेनिज्म। और ये अगर फिक्स करेंगे जिसमें कि स्लाइडर रेसिप्रोकेट हो रहा है तो इसमें हमको मिलेगा इलेप्टिकल ट्रेमल मिलेगा, जो कि पहला क्वेश्चन था अपना। फिर आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ द जायरोस्कोपिक इफेक्ट द प्लेन ऑफ स्पिन एंड जायरोस्कोपिक कपल एंड प्रिसीशन आर। तो देखिए जैसे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अपने इस जमीन पर या प्लेन पर एक हम रोलर को रोल करते हैं, एक लकड़ी के थ्रू इसको घुमाते हैं। तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो ये तो पहले अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट कर रहा है। फिर अगर हम इसको चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, जैसे अभी तो यहाँ है, फिर अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इसको ऐसे ऐसे, तो ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है। फिर इन सब का इफेक्ट जो होगा, ये तो एंगल ऑफ स्पिन हो गया और प्रिसीशन हो गया। फिर जो इसका इफेक्ट बनेगा वो इफेक्ट इसको लिफ्ट करेगा, मतलब इस व्हील को लिफ्ट करेगा, तो ये अप हो जाएगा और इधर साइड से डाउन होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये हमको लिफ्टिंग मिल रहा है। मतलब तीनों एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन है इसके वो परपेंडिकुलर होंगे, तो आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर। तो इसमें देखिए गियर हायर पेयर है क्योंकि इसमें लाइन कांटेक्ट होता है, और कैम लोअर पेयर है क्योंकि इसमें हायर पेयर है क्योंकि इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो गियर कैम फॉलोवर हायर पेयर। और बेल्ट ड्राइव, ये बेल्ट ड्राइव ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइन कांटेक्ट है, तो मल्टीपल लाइन कांटेक्ट है तो इसको हम हायर पेयर में रखते हैं। फिर पिस्टन एंड सिलेंडर ये लोअर पेयर है, इसमें स्लाइडिंग होता है और ये लोअर पेयर है। फिर है स्टोन ऑफ मास m at the end of the string of length L is whirled in vertical scale at a constant speed. The tension in the string will be maximum when the stone is। देखिए इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग के थ्रू हम थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर बांध करके उसको चारों तरफ घुमाते हैं। तो ये हमने बचपन में ही बहुत किया होगा आप लोगों ने भी। तो इसको देखिए टेंशन कब मैक्सिमम होगा, तो देखिए इसमें फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगाते आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कैसे, देखिए एक स्ट्रिंग के थ्रू ये मास हमने कहाँ यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको हमने चारों तरफ रोटेट किया, ठीक, इसको हमने चारों तरफ रोटेट किया। तो कुछ ऐसा ये जो स्टोन है ये ऐसा कुछ कर्वेचर ऐसे टाइप का कर्व पाथ बनाएगा। तो इस पाथ में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ अगर डाउनवर्ड में जाते हैं तो डाउनवर्ड में इसका मास तो हमेशा नीचे लगेगा, ग्रेविटी नीचे है, टेंशन स्ट्रिंग टाइट रहेगी, टेंशन ऊपर लगेगा, स्ट्रिंग में लगेगा। और हमेशा एक जो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन रहता है v²/r वो हमेशा सेंटर साइड लगता है। तो देखिए अपना टोटल फोर्स हो गया, इधर जिधर साइड में एक्सेलरेशन लग रहा है उधर साइड लेते हैं। तो अगर t माइनस mg इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना था mv²/r। तो टेंशन कितना हुआ अपना mg प्लस mv² r। सपोज करिए यही अगर हम अपवर्ड साइड लेते हैं कि अपवर्ड में पहुंचेगा तो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी आया था अभी, और ये क्वेश्चन इसरो में भी आ चुका है, और बाकी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें देखिए अगर अपवर्ड में है तो देखिए टेंशन तो नीचे रहेगा, स्ट्रिंग अगर टाइट है तो टेंशन स्ट्रिंग में लग रहा है तो खिंचाव रहेगा, टेंशन नीचे हो गया। mv²/r ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सॉरी v²/r सेंटर की तरफ लगता है क्योंकि एक्सीलरेशन है, और इसका जो mg है ग्रेविटी नीचे साइड है तो इसका mg डायरेक्ट नीचे साइड लगेगा। तो टोटल फोर्स क्या हुआ t प्लस mg, और ये टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन mv²/r। तो इसमें टेंशन कितना हुआ mv²/r माइनस mg। देखिए ये टेंशन की वैल्यू और
ये टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन किस में ज़्यादा है, जिसमें प्लस है उसमें ज़्यादा है, मतलब डाउनवर्ड साइड में एट द बॉटम ऑफ द सर्कल ये टेंशन इसमें ज़्यादा रहेगा। फिर आगे है द मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर इन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो देखिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो अपने को मिलता है हैंड पंप मैकेनिज्म, ये तो सबको पता है। और दूसरा है इसमें बुल इंजन और हैंड पंप मैकेनिज्म अपने को मिलता है। बाकी भी इसमें देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन सा दिया हुआ है। तो बी नंबर है इसका ऑस्किलेटिंग इंजन सिलेंडर। तो देखिए ऑस्किलेटिंग इंजन सिलेंडर में जाहिर सी बात है कि सिलेंडर ऑक्सीलेट कर रहा है। ये इन्वर्जन है जब कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं तो अपने को दो इन्वर्जन मिलते हैं, एक हुआ ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर और दूसरा होता है स्लॉटेड लीवर। फिर इसमें तीसरा दिया हुआ है गोम इंजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको और क्या बोलते हैं, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये और ये कब मिलता है अपने को, ये मिलता है जब स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स करते हैं, मतलब लिंक टू क्रैंक फिक्स करेंगे, लिंक टू जो कि जनरली स्टैंडर्ड में होता है तो लिंक टू स्मॉलेस्ट होता है, और क्रैंक फिक्स करेंगे तो अपने को मिलेगा गोम इंजन। इसमें भी एक गोम इंजन मिलता है जो कि है रोटरी इंजन, और दूसरा है विटवर्थ मैकेनिज्म। और फिर है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो ये हमने पहले ही बात की कि जब कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मिलता है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एन आइडलर पुली इज यूज्ड। तो देखिए आइडलर पुली किस लिए यूज होता है, सपोज करिए एक इस तरीके का पुली सिस्टम था अपना, ये इससे जाकर के बेल्ट कनेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर ये स्लैक रहता है, मतलब ये ढीला रहता है, तो इसको टेंशन प्रोवाइड करने के लिए, टाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ एक पुली लगा देते हैं। तो किस तरीके का हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और इसको फिर ये टाइटनेस मिलने लगेगी। तो ये टाइट करने के लिए होता है। इसमें कौन सा है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेंशन इन द बेल्ट, बी नंबर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गियर हैविंग द मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट, सॉरी मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट। तो देखिए अगर इसमें होगा अपना डबल हेलिकल गियर, डबल स्पर गियर में क्या रहता है कि नो एक्सियल थ्रस्ट, लेकिन इसमें इम्पैक्ट रहता है क्योंकि दो गियर सीधे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें एक्सियल थ्रस्ट तो नहीं रहता लेकिन इम्पैक्ट रहता है, और इसमें क्या रहता है कि इम्पैक्ट कम रहता है और एक्सियल थ्रस्ट ना के बराबर, सी हो जाएगा इसका। बीवेल गियर तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्टिंग रहते हैं। फिर अ गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड एंड अनदर गियर 25 टीथ रिवॉल्व अराउंड इट, द सेंटर लाइन ऑफ बोथ गियर बीइंग ज्वाइंड बाय एन आर्म, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल मेड बाय द गियर ऑफ 25 टीथ। तो इसका एक शॉर्टकट है कि देखिए 25, जिसमें 25 टीथ है उसका रिवोल्यूशन पूछा है, तो इसमें अगर 100 है तो ये 4 चक्कर लगाएगा इसका, जब तक एक चक्कर कंप्लीट होगा इसका, तो 25 चौको 100, 4 चक्कर तो सीधे सीधे हो गया, और एक चक्कर आर्म है, आर्म तब तक में एक रोटेशन दे देगा, तो टोटल इसका 5 रोटेशन, बाकी इक्वेशन से आ भी जाता है। फिर अगला है द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड इतना। तो देखिए यहाँ पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और 2500 दिया हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है 2500 केजी मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ टाइम दे दिया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन यूज करके हमको ओमेगा मिल जाएगा, और चूंकि इसका एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हमको ओमेगा मिल जाता है तो हम इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। और फ्रॉम द स्टार्ट है, मतलब ओमेगा नॉट 0 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी अल्फा इंटू टी, तो 0.6 इंटू टाइम 10 है, तो ये हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। और इसमें हम अब एनर्जी निकाल लेंगे, तो हाफ इंटू आई दिया हुआ है 2500, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 6×36,
तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें हो जाएगा 18, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर आगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो 0 हो जाएगा, हाथ के 20, और 25 से कम 25 20 45, और 2 0 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45,000, तो 45 किलो न्यूटन मीटर। फिर अगला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए डिस्क टाइप फ्लाईव्हील व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द रिम टाइप। तो देखिए इसमें हम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, एम के स्क्वायर, और अगर डिस्क टाइप है तो डिस्क टाइप में क्या हो जाता है, डिस्क टाइप का होता है एम आर डी का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा डिस्क टाइप के लिए। और फिर अगर रिम टाइप है तो एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, रिम टाइप में सीधे आर ही रहता है तो आर एम का स्क्वायर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ इतना विज कंपेयर टू दैट ऑफ इतना। तो देखिए हम आर डी निकाल लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं तो ये अपने को मिलेगा के डी इज इक्वल्स टू 1/√2 और के एम इज इक्वल्स टू 1। इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यू हमने सेम कर दिया है, तो के डी अपॉन के एम इज इक्वल्स टू 1/√2, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ द रिम। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द हाइट इन डेकामीटर ऑफ द वाट गवर्नर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे यहाँ डेकामीटर दे दिया है। वैसे तो हम लोग जानते हैं h इज इक्वल्स टू 895/n², ये तो मीटर में रहता है, लेकिन अगर यही अपने को डेकामीटर में बोल दे तो देखिए एक 10 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डेकामीटर, है ना। तो कैसे इसको हम याद रखते हैं, जैसे कि देखिए डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। तो मीटर के बाद डेका आता है, मतलब 10 का डिफरेंस है तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 टाइम्स मीटर इज इक्वल्स टू 1 डेका मीटर। तो मतलब यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 89.5/n², तो भी हो जाएगा। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर। तो देखिए पेंडुलम गवर्नर में इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। दो तो सीधे ब्रॉड ही क्लासिफिकेशन है, एक इनर्शिया टाइप और एक है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो एक हो गया अपने को इनर्शिया टाइप और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। फिर सेंट्रीफ्यूगल टाइप में आगे क्लासिफिकेशन है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप में आगे कौन सा क्लासिफिकेशन है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप में आगे क्लासिफिकेशन है कि पेंडुलम टाइप एंड लोडेड टाइप। तो इसमें आगे है पेंडुलम टाइप एंड लोडेड टाइप। तो फिर पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप में फिर आगे है कि ग्रेविटी लोडेड और दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में कौन से हैं, हार्टनेल, हार्टंग और पिकरिंग, विल्सन। और ग्रेविटी में जो हम मास ऑफ डेड वेट जो बढ़ा देते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, दो ठो, पोर्टर एंड प्रोएल। और फिर पेंडुलम टाइप में कौन सा है, वाट गवर्नर। तो ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ। तो पेंडुलम टाइप में होगा वाट गवर्नर। फिर है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, देखिए इसमें पावर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल टेंशन को इंक्रीज करता है। तो इसमें पावर को इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं करता, इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिशन अप टू द सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिशन और डज नॉट इफेक्ट द पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें हो जाएगा क्या, डज नॉट इफेक्ट द पावर ट्रांसमिशन, ये केवल टेंशन को बढ़ाता है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है विदाउट अफेक्टिंग द पावर ट्रांसमिशन। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating with an angular speed, तो ओमेगा about an axis passing through its center।
and perpendicular to the plane of the ring. The two identical beads, each of mass m, somehow get attached to the two diametrically opposite points. The rotation speed of the ring will become. तो देखिए पहले केस में एक रिंग थी जिसका कि मास m था, डाया डी था, रोटेट कर रहा था ओमेगा स्पीड से। दूसरे रिंग, उसी में रिंग में हमने क्या किया कि डायमेट्रिकली अपोजिट हमने स्मॉल एम मास का वेट लगा दिया। सपोज करिए कि इसमें हमने ईच ऑफ मास एम, मतलब इसका भी मास हम एम और इसका ही मास एम, और कैपिटल एम था ही इसका मास रिंग का, तो इसमें इसकी ओमेगा स्पीड पूछा है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर एंगुलर मूव कर रहा है तो इसमें हम मोमेंटम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा तो इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस होना चाहिए। तो ये होता है आई ओमेगा, और इसको एम वी आर, लीनियर में इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा सॉरी एम वी आर। तो इसमें एम कैपिटल एम है और ओमेगा स्पीड दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा हमने लिया और आर आर इंटू आर स्क्वायर। तो इनिशियल था और फाइनली हमको क्या मिला, फाइनल हमारे पास कैपिटल एम और एम ओमेगा डैश, सपोज करिए कि अब इसकी जो स्पीड है वो ओमेगा डैश हो गई, तो एम ओमेगा डैश आर स्क्वायर प्लस जो ये स्मॉल एम मास थे तो इनका भी मोमेंटम हम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो 2m ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा डैश आर स्क्वायर। ओमेगा डैश की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हर जगह तो कट जाएगा, और ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर। तो आगे चलते हैं। द काइनेमेटिक प्लानर चेंज शोन इन द गिवन फिगर। तो इसमें हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो इसका अगर हम n-12+1 वाला फार्मूला लेके चलते हैं, जो कि हमने पहले बात की, n-12+1, तो ये इससे सिंपल आ जाएगा। देखिए एक लिंक ये हो गई जो कि बेस है, फिर स्लाइडर दूसरा है, 2 लिंक, फिर ये कंप्लीट लिंक है तीसरी, और ये लिंक चौथी, इसी तरह पांचवी और छठी, फिर सातवीं और आठवीं। ये लिंक हो गया 9 और ये 10, तो टोटल लिंक 10 माइनस 2 इंटू लूप, एक लूप 2 3 और ये बेस है पूरा तो 4 लूप, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 4 दूनी 8, एक 9 और 10 माइनस 9 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 1। तो मैकेनिज्म विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि हम एक इनपुट दे रहे हैं तो अपने को फिक्स आउटपुट मिल रहा है। और फिर आगे चलते हैं। तो ये हुआ अपना आज का टोटल पूरा क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।